आज हम बात करेंगे संसद की। ये आपकी यूनिट 3 में दे रखा है ना, और इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में भी, क्योंकि ये संसद का ही एक अंग होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि संसद क्या होता है। तो देखिए कि संसद केंद्र सरकार का एक विधायिक अंग होता है। तो संसद है केंद्र सरकार का क्या होता है, एक देखिए तो संसद केंद्र सरकार का एक विधायक अंग होता है ना, कि वो केंद्र सरकार जो हमारी होती है, देश की सरकार होती है, उसका एक विधायक अंग महत्वपूर्ण विधायक अंग होता है, जिसके अंदर ही सारे कामकाज, कोई भी कानून होते, कोई भी विधियाँ होती है, सब लागू होती हैं। जो भी देश से रिलेटेड जो भी काम होता है वो संसद के अंदर होते हैं। ठीक है, अब बता रहे कि भारतीय लोकतंत्र में संसद एक विशिष्ट व केंद्र स्थान होता है। देखिए जो भारत का लोकतंत्र है उसमें जो केंद्र है और जो संसद है उसको विशिष्ट दर्जा प्राप्त है, और विशिष्ट ही है वो, विशिष्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण है, वो केंद्र स्थान रखते हैं, मतलब कि केंद्र बिंदु है, उसी के द्वारा सब चीज़ होता है देश में ना, संसद के अंदर ही सब कुछ होता है, तो आपको पता ही होगा है ना। फिर दो कि भारत संसदीय स्वरूप की व्याख्या करते हैं। भारत संसद की व्याख्या करते, भारत का जो संसदीय है वो भारत की व्याख्या करते हुए समझ लीजिए आप कि संसद के अंदर ही संविधान है, संसद के अंदर ही संसद के अंदर ही लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, तो उसी के अंदर सब चीज़ें इंक्लूड है ना। तो वो हमारे भारत की व्याख्या समझ लीजिए, या फिर बोल दीजिए कि संसद की व्याख्या करते हैं ना। फिर उसके बाद भारत का संसदीय स्वरूप की व्याख्या करते हैं, ये सेम हो गया। फिर भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। अब देखिए आप इससे क्या समझते हैं कि ब्रिटेन जो है, आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने हमारे देश पे कब्जा किया हुआ था पहले, है ना। तो हमने खुद तो संसद को नहीं बनाया है, ब्रिटेन वालों ने यहाँ पे संसद को बनाया था, तो हमने उसी से ही ये प्रणाली प्राप्त की है। संसद जो है वो हमने ब्रिटेन से ली है, क्योंकि हम संसद जो थी, शायद जिन्होंने संविधान बनाया था उनको अच्छा लगा होगा ये कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा जो भी है, मतलब पहले तो ऐसा नहीं था, पर उनको ये प्रणाली अच्छी लगी होगी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो इसलिए ये होता है कि जहाँ से भी कोई ज्ञान की बात मिले अच्छी, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही हमने संसद को ब्रिटेन से प्राप्त कर लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है छठा, उसके बाद है संसद के बारे में 79 अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद में 3 महत्वपूर्ण अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हो गए। यहाँ पे लोकसभा ने लिखा है। तो देखिए आप अगर 79 अनुच्छेद में देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि संसद के बारे में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए जो लोकसभा होता है उसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसको भंग भी किया जा सकता है, जैसे कि क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो उसको भंग भी किया जा सकता है। परंतु जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं, और उसको भंग नहीं किया जा सकता कभी भी। ठीक है, और राष्ट्रपति का तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति भी एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं संसद के। और देखिए जो लोकसभा है उसको लोकसभा को पॉपुलर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोकसभा इसलिए पॉपुलर होता है क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुन के आता है, तो सब जानते हैं कि हमने किन्हों को चुना है, कौन गया लोकसभा में, सबके ऊपर। राज्यसभा नहीं होता पॉपुलर हाउस, क्योंकि वो तो जो खुद ही चुन के, मतलब कि जो जिन्हों को हम चुनते हैं उन्हों से ही फिर वो आगे बनते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति, अब देखिए इस चैप्टर में हम संसद के 3 तो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो आपको मैंने बता दिया। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं क्योंकि वो देश के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए राष्ट्रपति कौन होते हैं। राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक या कहें कि प्रधान होते हैं देश के, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिन्हों का सब सम्मान करते हैं, है ना। राष्ट्रपति जब इंसान कोई बनता है तो उसका पूरा देश सम्मान करती है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक माना जाता है, और अगर वो कहीं से खड़े हो जाए तो ये कह सकते हैं कि वहीं से वो लाइन चल जाती है। ठीक है, उसके पीछे ही पूरा देश है, राष्ट्रपति के पीछे है पूरा देश, राष्ट्रपति के आगे नहीं है देश। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी संधियाँ होती है, कोई भी चीज़ लागू करनी होती है बाहर देश से या कुछ करना होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है सब। प्रधानमंत्री के नाम से कभी कुछ नहीं होता है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति खुद नहीं करते कुछ भी, वो इतने अव्वल दर्जे पे हैं, इतने ऊँचे दर्जे पे, वो खुद क्यों करेंगे कुछ, है ना, ये सोच लीजिए। तो देखिए क्या है, हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति कार्यपालिका की प्रणाली
प्रमुख देश के प्रथम नागरिक होते हैं। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि वे कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं पहले तो, और देश के प्रथम। अब कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका वो होती है जिसके हमने देश चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो लोकसभा बनती है, लोकसभा के अंदर जो कार्य होते हैं जितने भी, है ना, कार्य होते हैं, कोई नीति लागू होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसके प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं उसके, ठीक है, प्रधान होते हैं, पहले नागरिक होते हैं देश के। फिर उसके देखिए अनुच्छेद। अब देखिए बेटा, मैंने इसके अंदर जो ये बता रखे हैं ना, ऐसे अनुच्छेद लिख रखे हैं सारे, फिर बताया कि उसके अंदर राष्ट्रपति के बारे में क्या। तो अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ करके लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे आज से 3-4 साल पहले। तो मैंने देखा कि 3-4 साल पहले से ज़्यादा हो गए थोड़े, हैं। तो मैंने देखा कि पैराग्राफ में, जब मैं भी फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे भी कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया पैराग्राफ में, तो अच्छे मार्क्स नहीं मिले। बट उसका जब सेकंड ईयर हुआ तब मैंने पॉइंट्स में लिखे सारे, तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स में कितना गैप है, बहुत ज़्यादा ही गैप था, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो पैराग्राफ को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि इतना बड़ा पैराग्राफ तुम लिखोगे, इतनी शीट का, क्योंकि पहले 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, अब तो 25 नंबर का है, तो इतना हम लिखते हैं उसमें। तो आपको लगता है कि मैम पूरा पढ़ते हैं, या जो भी चेक करे वो पूरा पढ़ता है, अगर वो भी इतने बच्चों का नहीं, वो खाली पॉइंट्स देखते हैं कि बच्चे ने पॉइंट्स क्या लिखे हैं, वो उससे रिलेटेड हैं, इफेक्टिव हैं या नहीं है। अगर वह नहीं है तो वो उसी के अकॉर्डिंग फिर नंबर लिखते हैं। अगर आप ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे जैसे मैं लिख रखी हूँ, मैंने इससे पहले प्रधानमंत्री वाले में भी आपको सारे पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ऐसे पॉइंट्स मुझे लगता नहीं आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसे प्रोवाइड कर रहा होगा पॉइंट्स बना के। तो देखिए हम आगे पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, ऐसे कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 52 में, ठीक है, कि राष्ट्रपति एक प्रधान होगा, देश का नागरिक होगा पहला, तो ये, और उसका एक पद होगा, ये 52 में बताया गया कि एक पद होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। 53 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 53 में बताया गया राष्ट्रपति के हाथ में सारे कार्यपालिका की शक्ति होगी, है बताया गया कि 53 में कि राष्ट्रपति जो है, देश का जो पहला नागरिक है, उसके हाथ में सारी कार्यपालिका की शक्ति होगी। वो देश का प्रधान है तो उसके बाद कोई तो शक्ति होगी ना ज़्यादा, तो उसके बाद सारी कार्यपालिका की शक्ति होती है, ठीक है। उसके वह अपनी सहायता के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद। देखिए कार्यपालिका जो है उसका वैसे तो देखा जाए जो औपचारिक रूप से प्रधान है वो तो राष्ट्रपति है, परंतु जो सारे कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? वो प्रधानमंत्री करते हैं ना। अब देखिए राष्ट्रपति जो है वो खाली अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, तो है नहीं कि पूरे देश को मैं अकेला चला सकता हूँ या फिर कोई और अकेला चला सकता है, ऐसा तो है नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है कि वो अपनी सहायता के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी ऐसे नहीं करते कि अपने मन से कर देते हैं, तो आम चुनाव होते हैं, फिर उसके बाद ये मैंने आपको प्रधानमंत्री और इलेक्शन में बता भी रखा है कि आम चुनाव होते हैं, फिर प्रधानमंत्री एक दल जीतता है, फिर उसके जो प्रधान होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, फिर उसकी जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अपनी सहायता के लिए, ताकि वह कार्यपालिका का जो काम काज है वो प्रधानमंत्री को दे सके। और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुमति, मतलब कि सलाह मशवरे पे ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, क्योंकि अब देखिए प्रधानमंत्री भी तो अकेले नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना उसके साथ काम करने के लिए। तो उसके लिए कौन होता है? मंत्रिपरिषद होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो उसकी सहायता करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए प्रधानमंत्री की तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अब देखिए तीसरे अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि एक निर्वाचन मंडल होगा जिसमें भारत की जनता भाग नहीं लेगी। अब निर्वाचन मंडल से आप क्या समझते हैं? लेकिन निर्वाचन मंडल में ये बताया है मुद्दा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का कभी आपने सुना कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो जनता भाग ले रही है, भारत की जनता या फिर हम सब में से कोई हिस्सा ले रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारत की जनता इसमें भाग नहीं ले सकती है। इसमें कौन भाग लेते हैं फिर ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 54 में, और ये भी बताया गया कि भारत की जनता इसमें भाग नहीं लेगी। तो भाग कौन लेगा? अब ये देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट देते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन देता है वोट, है ना।
तो जो राज्यसभा है, जो मैंने आपको बताया, जो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा जो भंग हो जाती है उसके बाद, और विधानसभा, विधानसभा कौन होती है, जो एक राज्य की विधानसभाएं होती है, ठीक है, हर एक राज्य की एक विधानसभा होती है, तो वो इसमें भाग लेते हैं, और वो भी निर्वाचित सदस्य, जो लोगों के द्वारा चुन के, या फिर समझ लीजिए जो निर्वाचित सदस्य है, जो जीत के आए हैं कहीं से, वो ही, ना कि मनोनीत सदस्य। अब देखिए राष्ट्रपति, अगर मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो उससे क्या होगा, आप सोच सकते हैं। उससे ये होगा कि वो उसी को ही वोट देंगे ना जो उसको मनोनीत करेगा। अगर समझ लीजिए मैं राष्ट्रपति हूँ और मैंने 2 जने लोकसभा में मनोनीत किए, 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए, तो क्या होगा, अगर जब मेरी बारी आएगी, मेरे को इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, तो वो भी मुझको जाहिर सी बात है वोट देंगे, क्योंकि उनसे तो मेरी बातचीत हो चुकी होगी ना फिर। तो इसलिए ही इन मनोनीत सदस्यों को इस चुनाव से हटाया गया, और खाली कौन इस चुनाव में भाग लेते हैं, जो राज्यसभा होती है, जो लोकसभा होती है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये लाइन हमेशा याद रखना, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए क्या है, राष्ट्रपति ना तो किसी सदन में बैठ सकता है और ना ही किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अब देखिए इससे क्या पता चलता है आपको कि जो राष्ट्रपति है वो किसी सदन में नहीं बैठता, ना लोकसभा में और ना राज्यसभा में, किसी भी सदन में नहीं बैठता, ठीक है। और ना ही कि उनकी कोई कार्रवाई जो होती है, जैसी कार्रवाइयाँ होती है, बहस होती है, बातचीत होती है, तर्क वितर्क होते हैं, उनमें भी भाग नहीं लेता। आपने कभी देखे जब न्यूज़ में भी दिखाते हैं कि कोई मंत्री ने भाषण दिया अच्छा, जिसके मोदी ने कोई अच्छा भाषण दिया लोकसभा में, या फिर वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया, तो कभी आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा? प्रधानमंत्री वहाँ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रधानमंत्री ना बैठक में भाग लेता और ना ही दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेता है, ठीक है। अब आगे क्या है, राष्ट्रपति एक सत्र से दूसरे सत्र की उपस्थिति होने का आदेश दे सकता है। देखिए इससे क्या, अब देखिए सत्र क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। सत्र ये होता है कि एक साल में सदन में 2 बार मीटिंग होती है, उसी को ही सत्र कहते हैं। अब 2 बार मीटिंग होती है जो 6 महीने के अंतर में होते हैं, मतलब कि 6 महीने के अंतर में होगी तो अगली भी होगी, तो एक साल में 2 बार मान लीजिए जो होती है 6 के अंतर में। पर उससे पहले भी बहुत हो सकती है, परंतु ज़्यादा गैप में नहीं हो सकते, 6 महीने के गैप है ना। तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद में क्या बुला सकता है, सत्र बुला सकता है, आदेश दे सकता है, उपस्थिति होती है और उसको आदेश दे सकता है सत्र बुलाने के लिए, ठीक है। तो ये करता है राष्ट्रपति। आगे देखिए क्या है, विधायिका ये कोई भी कानून, देखो विधायिका क्या होती है, विधायिका होती है बेटा जो कानून बनाती है। हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं वो कहाँ से होके बनते हैं, विधायिका से होके बनते हैं। अगर विधायिका कानून बनाती है तो बनता है कानून, ठीक है। परंतु अब देखिए इसमें भी एक चीज़ है, अगर विधायिका कोई भी कानून बनाएगी तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या फिर उनके सिग्नेचर के बिना वो पास नहीं हो सकता। समझ लीजिए कि मैंने कुछ कानून बनाया विधायिका के अंदर, मैंने वो कानून ऐसे पास कर दूँगी तो क्या पास हो जाएगा, लागू हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक मैं राष्ट्रपति को ना दिखाऊं, उनसे पूछूं ना है ठीक है नहीं है, जब तक वो साइन ना कर ले, पढ़ ना ले, तब तक वह पास नहीं होगा। और हाँ, अगर मैंने कोई कानून बनाया है विधायिका में और राष्ट्रपति को दिया और राष्ट्रपति को ठीक नहीं लगा, उनको लगा कि इसमें कुछ और बदलाव होना चाहिए, फिर ये कुछ अच्छा होना चाहिए, तो वह उसको वापस दे सकते हैं, ठीक है। वापस उनको सोच विचार के लिए दे सकते हैं। तो समझ लीजिए कि उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो जब वो वापस राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। राष्ट्रपति उस पर साइन इसलिए करेंगे क्योंकि फिर वह वापस नहीं भेज सकते उसको सोचने विचारने के लिए, वो खाली एक ही बार दे सकते हैं, फिर अगर वापस आते हैं तो उसको उन पर साइन करने ही होते हैं। ये समझ लीजिए कि मैंडेटरी है, ठीक है, ज़रूरी है। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए राष्ट्रपति बैठक बुला सकते हैं, ये मैंने आपको भी बताया कि जो भी सत्र होते हैं जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति बैठक बुला सकते हैं। कोई भी समझ लीजिए इमरजेंसी है, कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, फिर किसी भी चीज़ पे बात विवाद करनी, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो बैठक को बुला सकते हैं, या बैठक को आप मीटिंग समझ लीजिए कि जो संसद में होती है बैठक, उनको बुला सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, कुछ समय के लिए स्थगित है बेटा ये, ठीक है, ये लिख नहीं रहा था शायद इसलिए स्थगित भी कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद कुछ समय के लिए
संसद या फिर वो जो बैठक है या जो भी होती है उसके अंदर उसको स्थगित मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, आगे के लिए स्थगित कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उस टाइम के लिए आगे कर सकते हैं। और देखिए कि लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री के सलाह मशवरे पर। देखिए क्या बात है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है। परंतु ऐसे थोड़े ना कि राष्ट्रपति का मन चाहा और भंग कर दिया, हो गई लोकसभा खत्म, ऐसे नहीं होता। कब भंग होती है लोकसभा? जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जब उनसे बातचीत हो जाती है और वो कहते हैं कि अब मतलब कि इसमें कुछ सही काम नहीं हो रहा, भ्रष्ट है या जो भी है, इन सब चीज़ों को देखते हैं, तब राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री से बातचीत करके डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता है ना। अब देखिए आगे क्या है, अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है ये हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों के बारे में बताया गया है। अब देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा था निर्वाचन मंडल, उसमें बस यही बताया गया था कि निर्वाचन मंडल जो होगा उसमें जनता भाग नहीं लेगी, उसमें कौन भाग लेंगे ये बता दिया। परंतु इसमें और डीपली बताया गया है कि चुनाव में अब क्या हो सकता है। तो ये जो 55 अनुच्छेद में ये बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा या फिर उसको कैसे वोट मिलने चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है कि जो नॉर्मल चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है, समझ 2 जने हैं या फिर 3 जने हैं, 3 जनों में से किसी को 3 वोट मिले, किसी को 4 और किसी को 5, जिसको 5 मिले वो जीत गया। ऐसे ही होता है ना यहाँ तो। ठीक है, जिसको भी ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, चाहे उसको 10% मिला हो, 20% मिला हो, पर ज़्यादा मिला हो सबसे, वो जीतता। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये होता है कि 50% से ज़्यादा ही वोट मिलने चाहिए कैंडिडेट को। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को 40, एक को 60 या फिर एक को 30, दूसरे को भी 30 और जो तीसरा चौथा जो भी खड़ा उसको भी 30। तो ऐसा नहीं होता। अगर सबको 30-30 मिल रहे हैं, किसी को 40 मिल रहा है, तो वो नहीं जीत सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है कि 50 से ज़्यादा ही मिले, 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? इस प्रणाली को बोलते हैं अनुपात ही होगा, अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जो ऐसे चुनाव उसके अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। अब हाँ ये भी हो सकता है कि अब आप सोचिए कि 50% नहीं मिल रहे तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, अगर समझ लीजिए 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा? वो चुनाव कैंसिल नहीं होता। उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन पर ये होता है कि फिर जिसके समझ लीजिए 3 जने खड़े हैं वोट में, ठीक है, वोट लेने, जिसको राष्ट्रपति के पद के लिए 3 जने खड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है फिर हम अपने उसमें वो बताते हैं कि किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, किसको सेकंड प्रायोरिटी पे और किसको थर्ड पे। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है। फिर उसके हिसाब से जिसको फिर ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ज़्यादा लोग रखते हैं, उसको विजेता बनाया जाता है। फिर उसके जो वोट होते हैं उसमें काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है उसके बाद, ताकि चुनाव रद्द ना हो इसलिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो वैसे नहीं होता नॉर्मली कि ठीक है आपको 10% मिलेगी और आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बाकियों को 4%, 3% ऐसे मिले, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, प्रत्येक नए चुनाव के बाद और संसद के प्रथम वर्ष के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं, जितने भी लोकसभा के जितने 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, फिर कोई भी प्रथम चुनाव हो, नया चुनाव होके जब आते हैं तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं फिर उनको। ठीक है, जैसे कि बताते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री बने हैं उनको शपथ दिलाते हैं, संबोधित करते हैं उनको। ठीक है, ये सब करते हैं। उसके बाद और क्या होता है कि प्रथम वर्ष के अधिवेशन में, चलिए कि वर्ष का जो प्रथम अधिवेशन होगा उसको भी संबोधित करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि साल स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें जो प्रथम अधिवेशन होगा, पहली बैठक होगी, उसको भी राष्ट्रपति संबोधित कर देते हैं। ठीक है, करते ही हैं। उसके बाद देखिए क्या, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, ये बताया गया है जिसके हमारे अनुच्छेद में ये भी है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो देश को कौन संभालेगा फिर, है ना। देश किसके नाम से चलेगा? ऐसे तो है नहीं कि राष्ट्रपति नहीं है तो खुद ही कानून बन जाएंगे, सब खुद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रख सकते। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगर चुनाव लेट होते हैं तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो ही बने रहते हैं अपने पद पे। ठीक है, अगर समझ लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया, आपातकाल लागू हो रखा है और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो वह अपने पद पे बने रह सकते हैं।
अब वैसे तो प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति ही अपने ही पद पे रहते रहते अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कहते महाअभियोग लग जाता है, त्याग पत्र दे देते हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता होगा, उस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करते हैं जब तक कि चुनाव नहीं होते। इसलिए मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता, इसलिए उपराष्ट्रपति को भी रखा है ताकि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो उपराष्ट्रपति उनका पद ग्रहण कर ले जब तक चुनाव ना हो। ठीक है बेटा, मेरे को लगता है कि आपको शायद ये समझ आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। और देखिए आगे क्या है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। अब देखिए कोई देश का राष्ट्रपति जब बन रहा है तो उसके अंदर योग्यता भी तो होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता क्या है अभी भी हम देख लेते हैं। देखिए पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो, वह जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और बेटा देखिए जैसे कि मैंने जो ये लिख रखा है ना स्टूडेंट, ऐसे कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, तो आप इसको पॉइंट में लिखना। ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट इसको गैप देना भूल गई, तो आप यहाँ पॉइंट में लिखना कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, भारत राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के लिए, कोई किसी भी पद को, सरकारी पद को जब ग्रहण करता है कोई भी, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब सरकारी पद से ये नहीं कि हाँ वैसे सरकारी पद सारे ही हैं, परंतु जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे पदों को ग्रहण करता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक खाली एक ही उससे जो होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भारत का नागरिक कैसे। अब देखिए जिसका जन्म भारत में हो वो भारत का नागरिक है। जिसने दूसरे देश में जन्म हुआ हो परंतु भारत में रह रहा हो, ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर रखी हो, जिनके माता पिता भारत से कोई रिलेटेड हो, वंशागत जो बोलते हैं वंश से, जिसका माता पिता कोई यहाँ रह रहा हो और कोई बाहर रह रहा हो एक जना, तो वो भी भारत का नागरिक। तो ये सब भारत के नागरिकों में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, पहला भारत का नागरिक। और दूसरा क्या होते हैं कि कम से कम उसकी आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो। अगर समझ लीजिए 25-30 वर्ष है तो क्या बन जाएगा भारत का, नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, और वह लोकसभा के सदस्य बन सके ऐसी योग्यता होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसी योग्यता भी होनी चाहिए कि वह लोकसभा के सदस्य बन सके। अब देखिए लोकसभा के सदस्य के लिए भी योग्यता दे रखी है ना, तो वो सब जो योग्यता है अगर वो उसका सदस्य बन रहा तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के लिए भी सेम वही योग्यता होगी जो लोकसभा के सदस्यों की होगी, है ना। तो वह लोकसभा का सदस्य बने ऐसी योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है बेटे, यहाँ आपको शायद समझ आया होगा। देखिए आगे क्या, राष्ट्रपति के बनने के बाद वह ना तो विधानसभा का सदस्य रहता है और ना ही विधान परिषद का सदस्य रहता है, ना तो लोकसभा का सदस्य, ना राज्यसभा का। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जिस दिन से वो राष्ट्रपति बन जाते हैं वो किसी भी सदन का सदस्य या फिर किसी भी विधानसभा, विधान परिषद किसी का भी सदस्य नहीं रहता और ना ही रह सकता है। ठीक है, चाहे वह त्याग पत्र दे या ना दे, वो ऑटोमेटिकली उन सदनों के सदस्य वो खो देता है, वो राष्ट्रपति बन जाता है। क्योंकि अब आप खुद ही देखिए कि कोई ऊंचे दर्जे पे जा रहा है तो वो नीचे दर्जे पे क्यों रहेगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा वहाँ से, है ना, तो उसको ऊंचा दर्जा मिल जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे क्या, अनुच्छेद 60 क्या कहते हैं। देखिए अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 की शपथ के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब देखिए क्या अनुच्छेद अगर आप 60 में देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि राष्ट्रपति को भी तो कोई शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति बस खुद ही वोट जीते और बन गए, ऐसे तो नहीं होता ना। जैसे कि प्रधानमंत्री को जिस प्रकार राष्ट्रपति वो शपथ दिलाते हैं और उसके जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनको जिस प्रकार शपथ दिलाते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति को भी कोई शपथ दिलाएगा। तो उसको शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो उच्च दर्जे पे होते हैं। अब आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट के जो अव्वल दर्जे का जो न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 61 में क्या है, उसमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि महाभियोग जो है वो कैसे। अब देखिए कोई भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो उन्हों पे महाभियोग भी लगता है। क्यों लगता है कि समझ लीजिए उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, इन द सेंस कोई ऐसी नीति लागू कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया
कि जो देश के लिए ठीक ना हो, या फिर कोई भ्रष्टाचार कर दिया, किसी से पैसे ले लिए, खा लिए, कुछ बाहर से कोई मीटिंग होनी थी दूसरे देशों से, वो सही नहीं, मतलब किसी भी चीज़ में उनका नाम आ जाता है तो उन पे फिर क्या लगता है, उनको डायरेक्ट नहीं हटाया जाता, उनको महाभियोग लगाया जाता है उन पे, ठीक है। और महाभियोग भी ऐसे नहीं होते बेटा कि बस महाभियोग ऐसे लग गया। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया होती है, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों संघ के जो सदस्य होते हैं, कोई भी एक संघ का सदस्य, कोई भी एक सदन महाभियोग पेश कर सकता है, ठीक है। एक सदन में अगर पास हो गया तो दूसरे सदन में जाता है। जैसे कि देखिए, समझ लीजिए राज्यसभा के जो सदन है उसमें किसी ने पास किया महाभियोग के बारे में कि राष्ट्रपति ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने, वो ठीक नहीं है, भ्रष्ट है, तो फिर वो वहाँ से पास होकर किसके पास जाएगा, वो लोकसभा के पास जाएगा। और लोकसभा जब पास कर देगी तो उस पर फिर कार्रवाई होगी, फिर राष्ट्रपति अपने पक्ष में से किसको भेजेगा वहाँ, ठीक है, ऐसे होता है। और देखिए, महाभियोग लगने से पहले कुछ दिन पहले, वो शायद 15 दिन थे या 16 दिन थे, कुछ दिन पहले किसको बताया जाता है, राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है कि हम आपसे महाभियोग की प्रक्रिया लाने वाले हैं संसद में, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा उससे पहले, कि इतना बड़ा पद है तो ऐसे तो है नहीं चुपचाप लाएंगे हटा देंगे, है ना। तो राष्ट्रपति भी फिर क्या करता है, अपने पक्ष किसी को भेज सकता है किसी भी एक सदन में, ठीक है, जिसमें पहले आया है महाभियोग, उससे अगले में जब वो जाएगा तो उस सदन में राष्ट्रपति होंगे, या फिर राष्ट्रपति किसी और को भेजेंगे और फिर अपनी बातों को बताएंगे कि ऐसे किया, मैंने नहीं किया, क्या गलत है, क्या सही है, वो सब। तो महाभियोग के बारे में किसे भी बताया गया है, अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अब देखिए कि आगे क्या है, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त करता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, है ना, कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो 2 एंग्लो इंडियन को किसमें नियुक्त करेगा, लोकसभा में नियुक्त करेगा, जो 2 एंग्लो इंडियंस होंगे। अब एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, ये भी सोचिए। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो ब्रिटेन के, समझ लीजिए, जो भारत में रह रहे हों, या फिर भारत से, क्योंकि ब्रिटेन के लोग थे जो यहाँ भारत में रह रहे थे, और क्या कहते हैं उसको, यहाँ रहते थे, जिसके कारण या फिर यहाँ पे काम करते, तो उन्हों के 2 को लोकसभा में नियुक्त करेगा। और 12 सदस्य राज्यसभा में नियुक्त करता है। जो अब 12 सदस्य जो करता है वो किस में निपुण होने चाहिए, किस में अच्छे दर्जे, अव्वल दर्जे पे होने चाहिए, जैसे कि साहित्य हो, साहित्य कला। अब साहित्य क्या होता है आप सोचेंगे, और यहाँ मैंने कॉमा नहीं डाला है, यहाँ पे ये कॉमा है, साहित्य के बाद डॉट, फिर कला, विज्ञान और समाज सेवा। अब देखिए साहित्य कैसे, जैसे कोई अच्छी पोयम लिखता हो, कविता लिखता हो, कोई अच्छी बुकें लिखता हो, या फिर साहित्य में अच्छे देश के बारे में बता रखा हो किसी अपनी पोयम में, अच्छी संस्कृति के बारे में बता रखा हो, या फिर कोई जागरूकता के बारे में बता रखा हो बुक्स में, पोयम में, तो साहित्य में निपुण हो। अब देखिए कला क्या होती है बेटे, साहित्य कला अलग अलग चीज़ है। तो कला क्या होती है, कला जैसे संगीत, नृत्य, ठीक है, इन सब में निपुण हो, कोई सिंगर अच्छा हो, ठीक है, कोई संगीतकार अच्छा हो, कोई डांस में अच्छा हो, तो जो भी इन चीज़ों में जो निपुण होते हैं, कोई खिलाड़ी अच्छा हो, इन चीज़ों में जो निपुण होते हैं उन्हों को बनाया जाता है। अब जैसे कि आपको सचिन तेंदुलकर का भी पता होगा, और जो इससे पहले वो और भी थे 2-3 जने जिनको राष्ट्रपति ने नियुक्त कर रखा था, ठीक है, एंग्लो इंडियनों को, उन्हों को किया था, सॉरी, जो कला में अच्छे थे, ठीक है। उसका विज्ञान क्या होता है, विज्ञान में कैसे, जिसके विज्ञान में किसी ने बहुत अच्छी उपाधि प्राप्त की हो, कुछ अच्छा आविष्कार किया हो देश के लिए हमारे, ठीक है, तो विज्ञान में कुछ अच्छा किया हो, मिसाइल बनाई हो, कुछ ऐसी, तो जो विज्ञान में बहुत अच्छा हो, ठीक है, कोई अच्छी थ्योरी दिया हो। और समाज सेवा, जो समाज में लोगों की सेवा करता हो। अब ये नहीं है कि ऐसी नॉर्मल सेवा, ऐसे जैसे कि किसी ने, जो ऐसे गरीब बच्चे हैं बेचारे, जिन्हों को स्कूल नहीं जाने को मिलता था, तो उन बच्चों को स्कूल में जाने के लिए सुविधा करी हो। और जो गरीब लोग हैं जिन्हों को खाने को नहीं मिलता, उनके लिए खाने की सुविधा करी हो। या फिर कहते हैं महिलाओं के ऊपर कुछ अच्छा काम किया हो, पर्यावरण के ऊपर कुछ अच्छा काम किया हो, तो वो लोग आते हैं सेवा, समाज की सेवा में। तो इनसे संबंधित जो भी लोग होते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। कहाँ पे,
राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में। बेटे ये जो सब मैं आपको बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर आप इन्हों को ऐसे ही लिखते हैं एग्ज़ाम में तो मेरा विश्वास मानिए आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो आप इन्हों को ज़रूर याद रखिएगा, जो भी मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आप देखिए इसमें नियुक्तियों के बारे में बताया जाएगा कि वह किस किस की नियुक्ति करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस किस की नियुक्ति करते हैं। जैसे कि समझे उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चुनाव आयोग जो होते हैं उनके न्यायाधीश उन्हों की नियुक्ति करते हैं जो हेड होते हैं। अब देखिए जो भी सरकारी पद उसमें जो अव्वल दर्जे के लोग होते हैं ना उन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी में जो सबसे वो बनते हैं आईएएस के ऊपर जो भी हैं यूपीएससी में जो भी आते हैं सेवा आयोग के लिए उन सब की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो सैनिकों के कमांडर होते हैं। जो सैनिक होते हैं जितने भी हमारे देश में सैनिक हैं उन सब के हेड माने जाते हैं, ठीक है। तो उन सब के कमांडर भी होते हैं। और आगे देखिए आगे क्या है, अगर कोई भी विधायक संसद द्वारा पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे पूरी नहीं बेटे सोच विचार से भेज सकते हैं बाद में। अच्छा ये मैंने आपको बताया था, जैसे अभी पहले बताया था कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई भी मैं बताया था कोई भी कानून लागू होना हो, विधायक का कोई भी कानून बनाए तो उनके पास जाता है, सोच विचार कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। जब वो वापस आता है तो फिर उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। तो बेटा ये देखिए बच्चों यहीं तक ही था राष्ट्रपति के बारे में। और मैंने आपको बहुत डीपली बताया राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति क्या क्या काम करते हैं, उनके किस अनुच्छेद में दे रखा है, ठीक है, ताकि आपको याद करने में ईजी हो, इसलिए पॉइंट बना रखे थे मैंने, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अनुच्छेद 54, फिर उसको एक्सप्लेन करिए कि क्या बता रखा है, अनुच्छेद 55 फिर क्या बता रखा है। तो ये सब अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही पॉइंट्स में वीडियो चाहिए तो वे भी आप मुझे बताइए। अगर आपको पैराग्राफ्स में समझना है कि आपको पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके जैसे भी विचार होंगे अच्छे बुरे वो सब आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए सब नया सा है। आपको लगा होगा ये सब क्या एकदम से, है ना, क्योंकि स्कूल में भी हम पढ़ते तो हम इतना डीप पढ़ते ही नहीं है। स्कूल में हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि हाँ राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा, पर जब हम इस कॉलेज में जाते हैं तो हमको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है ना। और स्कूल में भी हम छोटे ही मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 5 मार्क्स 10 मार्क्स 7 मार्क्स, पर जब आप कॉलेज में आते हैं तो पहले 20 मार्क्स के आते थे, अब 25 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे इन सबको तो आपको याद तो रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी लिखने की। परंतु अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खाली याद कर रहे हैं, तो जब एग्ज़ाम टाइम पे आप लिखने बैठेंगे तो आपके जो 3 घंटे का पेपर होगा वो ऐसे निकल जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सेम मेरे साथ भी ऐसे हुआ था फर्स्ट ईयर में कि टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। 5 क्वेश्चन थे, 4.5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए तो आधे लास्ट के 10 मिनट में लिखा बहुत जल्दी। तो अगर आप लिखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपकी स्पीड अब इसी बन जाएगी जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में लिख सकेंगे और अच्छा लिख सकेंगे, ठीक है बच्चे। तो बाय बाय, हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा सब। थैंक यू, धन्यवाद।